आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्य वंश से पहले भारत पर विदेशी आक्रमण। यानी कि मौर्य वंश के पहले भी हमें भारत पर विदेशी आक्रमण देखने को मिलता है। मेनली ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण हमें देखने को मिलता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। बाकी मौर्य वंश के बारे में इससे नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। बाकी इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वो मैं कवर कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं विदेशी आक्रमण की। उससे पहले भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, इसके अगल बगल जितने भी छोटे राजा थे उनको हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी आ गई थी। लेकिन जो भारत का पश्चिमोत्तर वाला एरिया है, यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कि कमजोर शासक थे। जिस कारण से क्या हुआ, जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जो उनकी एकता में कमी थी, कमजोर थे, इसका फायदा उठा लिया यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने और यहाँ पर आक्रमण कर दिया, जिसके अंदर ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण शामिल है, ठीक है ना। इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं ईरानी आक्रमण की। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमरी वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये जो हकमरी वंश है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण है वो ईरान के हकमरी वंश द्वारा किया गया था। और हकमरी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता जो थी इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने हासिल करी थी, ठीक है। साइरस द्वितीय था इस संस्थापक तखमनी वंश का, लेकिन यह सफल रहा, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने पर आक्रमण इसी ने करा था, लेकिन सफलता नहीं मिली इसको। लेकिन भारत पर आक्रमण करके जिसने प्रथम सफलता हासिल करी वो इसी वंश का हकमरी वंश का शासक था, जिसका नाम था डेरियस प्रथम, ठीक है। आगे हम बात करें, डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार और कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ध्यान रखना आपको, गंधार और कंबोज को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। ध्यान रखना है, 516 ईसा पूर्व में गंधार और कंबोज को हराकर अपने एम्पायर में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया, और इसको 20वां प्रांत इनको बना दिया ईरान का, ठीक है ना। और ईरान को उस टाइम पर फारस भी कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। और इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना, टैलेंट क्या उस टाइम का मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है, वो ध्यान रखना है, माप एक तरह से आप कह सकते हो। तो इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिलता था। कहाँ से? गंधार और कंबोज से, जिसको 20वां प्रांत बनाया, जो कि फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का कितना था? 1/3 था, ठीक है। जो गंधार और कंबोज से कितना मिलता था? 1/3 था, जो कि फारस के जितने भी एशियाई प्रांत है जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, जितने भी एशियाई प्रांत है उन सबसे मिलने वाला जितना भी राजस्व था उसका 1/3 पार्ट क्या था? केवल कहाँ से मिल जाता था? गांधार और कंबोज से मिल जाता था, जो कि उन्होंने 20वां प्रांत बनाया था ईरान का, ठीक है। ये पश्चिमोत्तर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कंबोज और गांधार आपके पश्चिमोत्तर वाले साइड में है, या मैं मैप लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय था, जिसको सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। आपको ध्यान रखना है, जो हकमनी वंश का जो लास्ट शासक रहा वो डेरियस तृतीय था, जिसको सिकंदर ने हरा दिया था, और हकमनी वंश का अंत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब ईरानी आक्रमण का क्या प्रभाव देखने को मिलता है भारत पर, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारत और ईरान का संपर्क लगभग 200 सालों तक बना रहा, और ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ? व्यापार को बढ़ावा मिला भारत में, और भारत और ईरान का संपर्क जो है वो 200 सालों तक बना रहा, ठीक है। तो मेरे आपको ध्यान रखना है कि व्यापार को बढ़ावा मिला, इसका मेजर क्या था? प्रभाव देखने को मिलता है ईरान का भारत पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। ईरानी आक्रमण की तो हमने बात कर ली, लास्ट डेरियस तृतीय शासक था जिसको सिकंदर ने हरा दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। तो यूनान के राजा फिलिप, तो फिलिप का पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? मेसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और पिता की मृत्यु के बाद लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा था। आपको ध्यान रखना, जो सिकंदर है फिलिप का पुत्र था, और सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर है। और ये मेसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था, और पिता की मरने के बाद तो 20 साल की एज में इन्होंने क्या कर लिया? राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, और इसकी प्रिय पत्नी का नाम
रोक्साना था और घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, सिकंदर ने जब पश्चिमोत्तर भारत पे आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। आपको ध्यान रखना, तक्षशिला का राजा आम्बिक जिसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। और उसके बाद सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस पर, ठीक है, जो कि हाइडेस पीस के युद्ध के नाम से प्रचलित काफ़ी है, और पोरस और सिकंदर की लड़ाई जो है वो फेमस भी काफ़ी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्बिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद सिकंदर ने क्या करा, पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया, ठीक है। झेलम के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ पंजाब में, तो राजा पोरस पर आक्रमण किया, और चुनाव के इस युद्ध को झेलम या हाइडेस पीस का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है, पोरस ये नहीं कि आसानी से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका क्या करा, कड़ा प्रतिरोध किया, उसका विरोध भी किया। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य उसको वापस कर दिया, ठीक है। इसने कड़ा प्रतिरोध किया, पोरस हार भी गया था, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रभावित हो गया सिकंदर, उसका राज्य उसको वापस दे दिया, ठीक है ना। और आगे हम बात करें तो सिकंदर की सेना ने क्या करा, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब क्यों? क्योंकि पड़ोसी राजा ने क्या बोला था कि व्यास नदी के पूर्व में नंदवंश रहता जो कि काफी शक्तिशाली है। तो इसी कारण से क्या हुआ, सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत बोला भी, प्रेरित भी किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार करने को नहीं मानी और अंततः सिकंदर क्या हो गया, वापस लौट गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इससे पिछली वीडियो में नंदवंश के बारे में बताया था, और नंदवंश के बाद मौर्य वंश की बात करने वाले हैं, ठीक है। नंदवंश के बाद कौन सा आता है, मौर्य वंश की ही स्थापना होती है, ठीक है, मगध पर, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तब कोई ध्यान रखना, व्यास नदी को पार क्यों करना चाह रहे थे, नंदवंश नंदवंश पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन व्यास नदी को पार नहीं किया, किसने, सिकंदर की सेना ने, इसलिए इसको वापस लौटना पड़ा। और आगे हम बात करें, सिकंदर का जो थल सेनापति उसका नाम सेल्यूकस निकेटर था, और जल सेनापति नियारकस था, ठीक है। और सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, लगभग 326 से 325 ईसा पूर्व तक ये रहा, और वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर मृत्यु होगी सिकंदर की, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे भारत के अंदर, ठीक है, भारत में सिकंदर क्यों सफल रहा, ठीक है ना। तो भारत में किसी भी एक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था, यहाँ पर छोटे छोटे राजा थे जो कि अपने बारे में सोचते थे, कोई एक शासक का यहाँ पर ढंग से शासन नहीं था, ठीक है, जिसको हम केंद्रीकरण कह सके, यानी कि एक ही सत्ता, एक ही शासक का शासन हो, छोटे छोटे राजा थे। तो सिकंदर ने इसी का फायदा उठाया, ठीक है। तो केंद्रीकरण का अभाव था, और सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारण भी ये था। और सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, और उसकी सेना में तेज तरार घोड़ों की भरमार भी थी, और साथ ही आम्बिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था, ठीक है। सिकंदर या उसने अधीनता स्वीकार कर ली आम्बिक ने, ठीक है, जो कि तक्षशिला का शासक था, और काफी भव्य रूप से उसका स्वागत करा, किसका, सिकंदर का, उपहारों के साथ, वो भी, ठीक है ना। सबको ध्यान रखना, साथ ही जो आम्बिक जैसे देशद्रोही है उसके सहयोग से भी की सफलता मिली किसको, सिकंदर को भारत में प्रवेश करने की। अब आगे हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। कल सिकंदर के जो आक्रमण उसने किया उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग गलत है, सबका ध्यान रखना, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इस आक्रमण का, ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परिणाम था, ठीक है, जो प्रभाव पड़ा वो परिणाम ही कहा जाएगा, वो भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों से सीधे संपर्क की स्थापना होना, ठीक है। और हुआ क्या, सिकंदर के आक्रमण से पहले जो छोटे मोटे भारतीय राज्य थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, संघर्षरत थे, तो उनमें पहली बार हमें एकता के लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और उस फलस्वरूप क्या हुआ, भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला, यानी कि भारत में एकीकरण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है विभिन्न राज्यों के बीच में, जो कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभावी था, ठीक है। और प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। आगे हम बात करें, भारत में गंधार शैली का विकास जो है यूनानी कला का ही परिणाम था, और यूनानियों से मुद्रा निर्माण की जो कला है वो भारतीयों ने सीखी। तो ये क्या रहे, प्रभाव रहे भारत पर यूनानी आक्रमण के। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो विदेशी आक्रमण है जो कि मौर्य वंश से पहले हुआ है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
भाई कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।